हेलो क्लास 12th के बच्चों। मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर के थर्ड लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसकी राइटर है तिसानी दोषी, की लॉन्ग आंसर करवाने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। व्हाट वाज एकेडमिक सोकैस्की, व्हाट वाज इट्स मिशन एंड हाउ वाज इट एकम्प्लिश्ड। एकेडमिक सोकैस्की क्या था, उसका क्या अभियान था और वह कैसे पूरा हुआ था। तो एकेडमिक सोकैस्की क्या था, एक रशियन रिसर्च वेसल था और इसका जो मिशन था वो संसार के सबसे ठंडे कॉन्टिनेंट में अंटार्कटिका में ले जाना था। और ये कैसे पूरा हुआ, तो हम बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर वगैरह पार किए और उसके बाद वो वहां पहुंच पाए। तो चलो चलते हैं सीधे आंसर में। एकेडमिक सोकैस्की वाज अ रशियन रिसर्च वेसल। जो एकेडमिक सोकैस्की था वो एक रशियन रिसर्च वेसल था, यानी एक रसिया का एक रिसर्च करने वाला यानी खोज करने वाला एक यान था, जहाज था। इट्स मिशन वाज टू रीच द कोल्डेस्ट ड्राईएस्ट विंडेस्ट कॉन्टिनेंट। इसका जो मिशन था वाज टू रीच, वो ये था कि उसे पहुंचना था द कोल्डेस्ट यानी सबसे ठंडे, ड्राईएस्ट यानी सबसे सूखे, विंडेस्ट यानी सबसे हवादार कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप में, इन द वर्ल्ड संसार के, और जिसका नाम था अंटार्कटिका। यानी इसका जो मिशन था वो अंटार्कटिका पहुंचना था, जो संसार का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे हवादार कॉन्टिनेंट था। इट वाज इनकम्प्लीट, ये पूरा हुआ था। व्हेन तिसानी दोषी स्टार्टेड हर जर्नी, जब तिसानी दोषी ने अपनी यात्रा को पूरा किया, फ्रॉम मद्रास यानी मद्रास से। तो ये मिशन पूरा हुआ जब तिसानी दोषी ने अपनी यात्रा को मद्रास से स्टार्ट किया, शुरू किया। क्रॉस 9 टाइम जोन्स, और उन्होंने 9 टाइम जोन्स पार किए। 6 चेक पॉइंट, 6 चौकियों को पार किया। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, और 3 समुद्रों को पार किया। एंड मैनी इकोस्फियर, और लगभग इतने ही वायुमंडलों को पार किया। सी हैड टू ट्रेवल ओवर 100 आवर्स, और उन्होंने 100 घंटे से भी ज़्यादा यात्रा की। यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी अलग अलग तरीके से उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ किया, यानी कि अलग अलग तरीके से कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पहुँची। सच एज शिप, पहले उन्होंने शिप से कुछ दूरी यात्रा की, फिर कार से की, एंड एन एरोप्लेन, और फिर उन्होंने एरोप्लेन से भी यात्रा की। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल किए, शिप, कार, एरोप्लेन। तो आई होप बच्चों ये आंसर आपको समझ आया होगा। एक बार इसे रिवाइज करा देते हैं। एकेडमिक सोकैस्की वाज अ रशियन रिसर्च वेसल। एकेडमिक सोकैस्की एक रशियन रिसर्च वेसल था। इट्स मिशन वाज टू रीच द कोल्डेस्ट ड्राईएस्ट विंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। और इसका जो मिशन था वो संसार के सबसे ठंडे, सबसे सूखे और सबसे हवादार कॉन्टिनेंट में ले जाना था। इट वाज एकम्प्लिश्ड, ये पूरा हुआ। व्हेन तिसानी दोषी स्टार्टेड हर जर्नी, जब तिसानी दोषी ने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया, फ्रॉम मद्रास, मद्रास से। क्रॉस 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फियर। उन्होंने 9 समय मंडल, 6 चौकियों को और 3 समुद्रों को पार किया, और लगभग इतने ही इकोस्फियर यानी वायुमंडलों को पार किया। सी हैड टू ट्रेवल ओवर 100 आवर्स, उन्होंने लगभग 100 घंटे से भी ज़्यादा यात्रा की। यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज शिप, कार एंड एरोप्लेन, और उन्होंने बहुत सारे तरीके से अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया, यानी जिससे भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसके कई सारे आ, चीज़ों का इस्तेमाल किया, जैसे शिप, कार एंड एरोप्लेन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज गोंडवाना। गोंडवाना क्या था। व्हाट हैड हैपेंड फॉर 500 मिलियन ईयर्स। हाउ इज अंटार्कटिका हेल्पफुल टू फाइंड द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि गोंडवाना क्या था, 500 मिलियन वर्ष में क्या हो चुका था, पृथ्वी का इतिहास जानने में अंटार्कटिका कैसे उपयोगी है, कैसे हेल्पफुल है। तो आओ जरा देख लेते हैं इसके आंसर को। कहते गोंडवाना वाज अ जिएंट अमलगेमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट।
गोंडवाना एक बहुत ही विशालकाय, जिएंट का मतलब होता है विशालकाय, अमलगैमेटेड मतलब संयुक्त, साउदर्न मतलब दक्षिणी और सुपर कॉन्टी मतलब महाद्वीप। तो गोंडवाना एक बहुत ही विशालकाय, संयुक्त और दक्षिणी महाद्वीप था, विच वाज एग्जिस्टेड इन 650 मिलियन ईयर्स एगो, जो लगभग 650 मिलियन वर्ष पहले उपस्थित था। फॉर 500 मिलियन, 500 मिलियन ईयर्स यानी 500 मिलियन वर्षों तक गोंडवाना थ्रिव्ड, गोंडवाना फलता फूलता रहा, पनपता रहा। ह्यूमन्स हैड नॉट अराइव ऑन द ग्लोबल सीन, और जो मानव थे वो अभी विश्व पटल पर नहीं आए हुए थे, यानी मानवों का तब जन्म नहीं हुआ था। एंड क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और जो क्लाइमेट था यानी जो जलवायु थी वो बहुत गर्म हुआ करती थी। होस्टिंग अ ह्यूज ऑफ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फना, और बहुत ही प्रकार की वनस्पतियां भी तब यहाँ पाई जाती थी। अंटार्कटिका इज हेल्पफुल टू फाइंड द हिस्ट्री, अंटार्कटिका उपयोगी है या कहते मददगार है, टू फाइंड द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, अर्थ के इतिहास को पाने के लिए या अर्थ के इतिहास को जानने के लिए। बिकॉज क्योंकि इट होल्ड्स इन इट्स कोर्स हाफ मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस, क्योंकि इसने अपनी कोर्स के नीचे लगभग 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन रिकॉर्ड्स फंसा रखा है। तो जो इसकी बर्फ की परतें हैं, जो इसकी चट्टानें हैं, उसके अंदर इसने 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन रिकॉर्ड्स फंसा रखा है। और इसीलिए हम लोग यहाँ से अच्छे से स्टडी कर पाते हैं कि नहीं, हाँ शायद पहले जो क्लाइमेट रहा होगा वो गर्म रहा होगा, जिसकी वजह से आग लगती रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती रही होगी, और फिर जब अम्ल वर्षा हुई होगी और फिर पृथ्वी का टेम्परेचर कम हुआ होगा के बाद शायद मानव इस पृथ्वी पर आए होंगे। तो आई होप ये भी आंसर आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आंसर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में क्या था। हाउ इज द यूबिक्यूटस साइलेंस इंटरप्टेड देयर समटाइम्स, कहता है अंटार्कटिका में क्या है, वहाँ पर कभी कभी सर्वव्याप्त शांति जो है वो कैसे भंग हो जाती है। तो इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में 90% ऑफ अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड, अंटार्कटिका में पृथ्वी की जो टोटल आइस वॉल्यूम्स है यानी जो पूरी की पूरी बर्फ है जो स्टोर्ड है, उसका 90% अंटार्कटिका में स्टोर्ड है। द विजुअल स्केल रेंजेस, और जो वहाँ पे देखने की जो क्षमताएं हैं, फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, वो सूक्ष्म से अति विशालकाय हैं, यानी छोटी सी छोटी चीज़ भी आप देख सकते हो और बड़ी सी बड़ी चीज़ भी देख सकते हो। मिजेज एंड माइट्स, वहाँ पर कीड़े मकोड़ों को देखा जा सकता है छोटे छोटे। टू ब्लू व्हेल्स, और बड़ी बड़ी मछलियों को, व्हेल मछलियों को भी देखा जा सकता है। एंड आइस बग्स, और बड़े बड़े आइस बग्स यानी बर्फ के चट्टानों को या कहते हैं पहाड़ों को देखा जा सकता है। एज बिग एज कंट्रीज, जो इतने बड़े हैं जितने जैसे कि कोई कंट्रीज यानी देश हों। और वहाँ पे उन्होंने बताया भी था कि जो रिकॉर्ड किया गया था लार्जेस्ट आइसबर्ग, वो एक बेल्जियम देश के जितना था। चलो आगे क्या कहता है, देयर समटाइम्स a ubiquitous silence interrupted only by the occasional avalanche or calving ice sheet consecrate the place, कहते देयर समटाइम्स, कभी कभी a ubiquitous silence interrupted, वो जो सर्वव्यापी शांति है, सन्नाटा है, वो इंटरप्टेड यानी बाधित हो जाता है, ओनली बाय द ओकेजनल एवलांच और कैल्विंग आइस शीट, यानी जब कोई बर्फ का कोई भी पहाड़ सरक कर नीचे गिरता है अचानक से, या फिर कोई बर्फ की परत टूट कर गिरती है, तो उससे वो जो सन्नाटा है ना वो बाधित हो जाता है। कौन सीक्रेट द प्लेस, और यही इस प्लेस को पवित्र बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई बर्फ का पहाड़ टूटेगा और नीचे गिरेगा, एवलांच हो गए, या फिर कोई बर्फ की परत टूट के नीचे गिरेगी, तो आवाज़ होगी, स्वाभाविक सी बात है। और बाकी तो वहाँ ह्यूमन नहीं है, मानव नहीं है, तो वहाँ कोई शोर शराबा नहीं है। तो आई होप ये भी आंसर आपको समझ आया होगा। काफ़ी छोटा है, हमें इससे मतलब नहीं होता कि वर्ड्स हमारे पूरे कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं,
क्योंकि पहले ही वो बोल देता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 80 वर्ड्स इज, यानी कि 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम होगा तो चलेगा, हमें अपनी बात कहनी, अपने आंसर को कहना है। अगर हमारा पूछे गए सवाल का जो उत्तर है अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर हमें बिना वजह आंसर को बड़ा दिखाने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मोस्ट हॉटली contested environmental debate of our time? How can the factor destroying the environment be controlled? Discuss. अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमारे समय की सर्वाधिक गर्मागर्म विवादास्पद पर्यावरणीय बहस क्या है? जो कारक पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं उन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? डिस्कस यानी इस पर चर्चा करो। तो आओ जरा कर लेते हैं चर्चा। क्लाइमेट चेंज इज द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड, यानी जो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है ना, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, ये सबसे विवादास्पद इस समय की बहस है। इन्वायरमेंटल डिबेट ऑफ आवर टाइम, यानी कि जो हमारे समय की जो पर्यावरणीय बहस है वो सबसे विवादास्पद मामला है इस समय का। इट कैन बी कंट्रोल्ड, और इसे कंट्रोल किया जा सकता है ओनली बाई टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, यानी छोटी छोटी चीज़ों को सुधार कर उसकी देखभाल करके इसे ठीक भी किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा था ना, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देते हो तो बड़ी चीज़ें स्वतः ही ठीक हो जाती हैं। तो इसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर छोटी छोटी चीज़ों पे मानव ध्यान दें तो उम्मीद की जा सकती है कि शायद सब कुछ बड़ी आसानी से ठीक हो जाएगा। आगे कहता है एज वी कैन कंट्रोल द डिस्ट्रॉइंग फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट बाई, हम लोग ये जो पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं उनके जो कारण है ना उनको नियंत्रित कर सकते हैं बाई के द्वारा। किसके द्वारा? अब हम ये वैसे ये लेसन में नहीं बताए गए, तो हम मतलब अपनी तरफ से कि हाँ क्या क्या करके हम इन्वायरमेंट को अच्छा कर सकते हैं। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं और मैंने एक तरफ से लिख दिया, और मैं आपसे कहूँगा बच्चों जब आंसर राइटिंग करें एग्जाम में तो वहाँ पे एक एक नंबर सीक्वेंस से लाइन ड्रॉप करते हुए लिखें। टू कंट्रोल ग्रीन हाउस गैसेस, पहला कंट्रोल ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल किया जाए। टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। टू कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन, यानी जो जंगलों की कटाई हो रही, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसको कंट्रोल किया जाए। टू कंट्रोल मॉडर्न अर्बनाइजेशन, और ये जो आधुनिक तरीके से शहरीकरण हो रहा है बहुत तेजी के साथ, इसे कंट्रोल करना चाहिए। टू कंट्रोल इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन को कंट्रोल करो, यानी ये जो इंडस्ट्री इतनी तेजी से के साथ लगती चली जा रही हैं तो इनकी वजह से बहुत सारा पॉल्यूशन होता है या ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। टू कंट्रोल माइनिंग, और माइनिंग भी कंट्रोल करनी चाहिए, यानी जितने भी ये खुदाई वगैरह होती हैं, चाहे कोयले के लिए हो चाहे किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी धातु या कोई भी पदार्थ जो ज़मीन से निकलते हैं तो उनके लिए माइनिंग करना पड़ता है, तो इनको भी कंट्रोल करना चाहिए। तो आई होप ये भी आंसर आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, यानी स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम क्या था, व्हाट वाज इट्स एम एंड व्हाई इट बिकेम अ सक्सेसफुल प्रोग्राम। कहता है ये जो स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम था ये क्या था, इसका उद्देश्य क्या था और वह एक सफल कार्यक्रम क्यों रहा। तो चलो बच्चों देख लेते हैं इसके आंसर को। स्टूडेंट ऑन आइस वाज अ प्रोग्राम हीडेड बाय कैनेडियन जियो ऑफ ग्रीन, यानी बर्फ पर विद्यार्थी नामक जो कार्यक्रम था वो एक बर्फ पर विद्यार्थी ये एक कार्यक्रम था जिसे कैनेडियन जियो ऑफ ग्रीन के द्वारा चलाया जा रहा था। इट्स एम वाज टू प्रोवाइड, और इसका जो उद्देश्य था वो ये था टू प्रोवाइड द स्टूडेंट, यानी विद्यार्थियों को प्रदान किया जाए एन एम्पल अपॉर्चुनिटी, यानी एक पर्याप्त अवसर टू अंडरस्टैंड अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को समझने का एक पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाए। एंड हाउ ग्लोबल टेम्परेचर कैन बी अ बिग थ्रेट, और किस तरह से ये जो ग्लोबल टेम्परेचर है कैन बी अ बिग थ्रेट, ये एक बड़ा खतरा बन सकता है टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी मानव के अस्तित्व के लिए। इट बिकेम अ सक्सेसफुल प्रोग्राम, और ये एक सफल प्रोग्राम रहा बिकॉज क्योंकि इट ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन
इसने एक भविष्य की पीढ़ी को प्रदान किया। अब पॉलिसी मेकर, तो कहता है जो भविष्य के नीति निर्माता थे, उस पीढ़ी को इसने अवसर प्रदान किए। अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस यानी जीवन को बदल देने वाला अनुभव प्रदान किया। एट एन एज, एक ऐसी उम्र में, व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, जब वो एब्जॉर्ब करने के लिए यानी एंड लर्न और सीखने के लिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट, और सबसे महत्वपूर्ण वो उस पर कार्य करने के लिए पूरी तरह से रेडी थे, तैयार थे। तो अगर किसी बुजुर्ग आदमी के अंदर नेचर को लेके कोई समझ जागरूक जनरेट भी होती है, उनको समझ आता है कि नहीं ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो वो कुछ ही दिन कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे अपनी ज़िम्मेदारी को समझ लें, तो वो पूरा जीवन उसे निभाएँगे। तो उससे एक काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, उसका काफ़ी बड़ा रिज़ल्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द पैसेंजर्स ट्रेडिंग ऑन अंटार्कटिका, व्हाट लाइफ वाज सर्विंग देयर एंड व्हाट डिड दे लर्न फ्रॉम अंटार्कटिका। यात्रीगणों के अंटार्कटिका पर कदम रखने की व्याख्या कीजिए। वहां पर कौन सा जीवन जीवित था और उन्होंने अंटार्कटिका से क्या सीखा। तो आओ जरा देख लेते हैं इसको। Passenger first emotion on facing Antarctica's expensive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief। कहता है वो जो यात्रीगण थे उनकी जो पहली भावना थी, फर्स्ट इमोशन था, ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, यानी कि अंटार्कटिका के उस विस्तृत सफ़ेद भूखंड को देखने के बाद, एन अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजोन, और जो अबाधित एक नीला क्षैतिज था, वह वर रिलीफ, तो उससे उनकी जो भावनाएं थी ना, वो पूरी तरह से शांत हो गई। आगे कहता है दे वांडर्ड एट इट्स इमेंसिटी, वो इसकी विशालता के बारे में सोच रहे थे, इट्स आइसोलेशन, इसके अलगाव के बारे में सोच रहे थे, बट मेनली, लेकिन जो मुख्यतः सोच रहे थे, एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। वो इस बारे में सोच रहे थे कि यार वो कैसा समय रहा होगा जब इंडिया एंड अंटार्कटिका, भारत और अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, जब वो दोनों के दोनों एक ही भूखंड के भाग रहे होंगे। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा चेंज था, वहाँ पे बर्फ ही बर्फ थी, कोई मानव नहीं था, कुछ भी नहीं था, और इंडिया में इतना सारा कुछ है। तो वो कहता है ये जो इंडियन प्लेट थी, ये कभी उसी प्लेट का भाग होती थी, तो कैसा समय रहा होगा। तो इस बात पे उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। आगे कहता है देयर वॉज नो लाइफ सर्वाइविंग, वहाँ कोई भी जीवन नहीं था। हियर ओनली 90% ऑफ अर्थ टोटल आइस वैल्यूम आर स्टोर्ड, यहाँ पर पृथ्वी की पूरी बर्फ का जो 90% हिस्सा था वो यहाँ इकट्ठा था। फ्रॉम अंटार्कटिका वन कैन लर्न, अंटार्कटिका से कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, वेयर वी हैव कम फ्रॉम, कि हम लोग कहाँ से आए, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हीडिंग, और हम लोग किधर जा रहे हैं, इसके बारे में कोई भी व्यक्ति वहाँ जाकर सीख सकता है। एंड दे ऑल आल्सो लर्नड ऑल दीज थिंग्स, और यही सारा कुछ उन लोगों ने यहाँ से सीखा, यही सारी चीज़ें वहाँ पर उन लोगों ने देखी और उससे सीखी। आई होप ये भी आंसर आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब अंटार्कटिका इन योर ओन वर्ड्स, यानी अपने शब्दों में हमें अंटार्कटिका को डिस्क्राइब करना है, ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी जो हमारा लेसन है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, उस पार्ट के आधार पर अंटार्कटिका के बारे में अपने शब्दों में लिखना है। और बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये 2023 जेड वी सेट में आया हुआ था, तो ये बुक में नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन आने की वजह से इसको हमने लिख रखा है और अपने वीडियो में ऐड भी कर रहे हैं। और आपसे भी यही कहते हैं कि आप भी इसे अच्छे से तैयार कर लें, और इस लेसन को अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये एक नेचर से रिलेटेड लेसन होने की वजह से, और इसमें कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर के बारे में बताया गया, हमारे जियोग्राफी के बारे में बताया गया। तो इस वजह से इस सारे चीज़ों को देखने पर, इन सारे पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, तो ये लेसन कहीं ना कहीं बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लॉन्ग भी और शॉर्ट्स भी। तो इसे थोड़ा बेहतर तरीके से याद कर लें, तो आपके लिए हो सकता है कि ये काफ़ी हेल्पफुल हो। चलते हैं
क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। आंसर कहता है अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट एंड द विंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। जो अंटार्कटिका था वो संसार का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे हवादार कॉन्टिनेंट था। इट स्टोर्स अबाउट 90% ऑफ आइस ऑफ द अर्थ टोटल वॉल्यूम। और यहाँ पर 90% पृथ्वी की जो पूरी बर्फ थी उसका 90% हिस्सा यहाँ पर एकत्रित है। इट हैज़ नो ह्यूमन मार्कर्स। यहाँ पर कोई भी मानव जीवन नहीं है, मानव के कोई निशान नहीं है, मतलब यहाँ मानव जीवन नहीं है। हियर वी लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम। और यहाँ पर हम पृथ्वी के सभी सेंसेस को, यानी जो भी हमारे सोचने की क्षमताएं हैं वो, एंड टाइम और समय दोनों को खो देते हैं। हियर वी कैन सी, और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, फ्रॉम मिजेज एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल एंड आइसबर्ग डेज गो ऑन एंड ऑन हियर। कहता है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं छोटी सी छोटी चीज़ें, बड़ी सी बड़ी चीज़ें, ब्लू वेल्स देख सकते हैं, कीड़े मकोड़े देख सकते हैं, आइसबर्ग यानी बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ देख सकते हैं। फिर यहाँ कहता है कि दिन गुजरते गए, टोटल साइलेंस प्रिवेल्स एट दिस प्लेस। और यहाँ पर वो जो साइलेंस था, यानी कि जो सन्नाटा था, वो इस स्थान को प्रिवेल्स करता था, यानी इसको पवित्र बनाता था। इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, और ये पूरे संसार का एकमात्र स्थान है, विच हैज़ नेवर सस्टेन ह्यूमन पॉपुलेशन, जहाँ पर मानव जीवन अभी तक संभव नहीं हो पाया, यानी यहाँ पर कभी भी मानव जीवन पोषित नहीं हुआ, तो यहाँ पर कभी भी मानव नहीं रहे। इट हैज़ अ वेरी सिंपल इकोसिस्टम, और इसी वजह से इसका जो इकोसिस्टम है बड़ा ही साधारण सा है। इट लैक्स बायोडाइवर्सिटी ड्यूरिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। इट्स आइस इज मेल्टिंग, दिस इज पॉसिंग अ ग्रेट डेंजर टू द वर्ल्ड। इट्स लैक बायोडाइवर्सिटी, यहाँ जैव विविधता की कमी है, ड्यूरिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, और यहाँ पर ये जो वैश्विक गर्मी बढ़ रही है उसके कारण इट्स आइस इज मेल्टिंग, इसकी जो बर्फ़ है वो पिघल रही है। दिस इज पॉसिंग अ ग्रेट डेंजर टू द वर्ल्ड, और इसीलिए ये विश्व के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। तो आई होप ये भी आंसर आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है एसेस द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अंटार्कटिका। यानी अंटार्कटिका पर जो मानव का प्रभाव है उसका मूल्यांकन करें, यानी उससे क्या हो रहा है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं। अंटार्कटिका इज अ प्लेस, अंटार्कटिका एक ऐसा स्थान है, वेयर वी कैन स्टडी द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जहाँ पर हम पृथ्वी के वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल तीनों का अध्ययन कर सकते हैं। आवर फ्यूचर कैन आल्सो बी गेज्ड ऑन सीइंग इल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और हमारा जो भविष्य है ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उसके जो प्रभाव है ना वो बहुत ही खराब हम लोगों पर पड़ने वाले हैं। द स्टडी ऑफ दिस प्लेस मेक इट क्लियर दैट द वर्ल्ड इज हीडिंग टुवार्ड्स अ ग्रेट डेंजर। और जब इस स्थान की स्टडी की गई, इसका अध्ययन किया गया, तो मेक इट क्लियर, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई, ये ठीक से पता चल गया कि द वर्ल्ड इज हीडिंग टुवार्ड्स अ ग्रेट डेंजर, कि जो संसार है, ये जो वर्ल्ड है, वो एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा है। बिकॉज क्योंकि ह्यूमन आर बर्निंग फोसाइल फ्यूल्स थॉटलेसली, क्योंकि जो लोग हैं वो ईंधनों का मतलब बिना विचारे, बिना किसी तुक के, बिना सोचे विचारे उसको जला रहे हैं। दिस हैज़ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड की चादर एक तैयार कर रहा है डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। दिस इज इंक्रीजिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, और ये जो औसत ग्लोबल टेम्परेचर है, यानी जो हमारा तापक्रम है, वो उसको धीरे धीरे बढ़ा रहा है। बिकॉज ऑफ इट, और इसके कारण द आइस ऑफ अंटार्कटिका इज बीइंग मेल्ट, और इसी के कारण जो अंटार्कटिका की बर्फ़ है वो पिघल रही है। सो वी कैन से, और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं दैट कि द ह्यूमंस आर नॉट डूइंग वेल विद द अंटार्कटिका एंड द नेचर। तो वो ना जो मानव है वो ना तो अंटार्कटिका के साथ अच्छा कर रहे हैं और ना ही नेचर के साथ, प्रकृति के साथ अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि जब इस
अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघलेगी तो वो जो 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन रिकॉर्ड्स है, जो उसकी बर्फ़ की चट्टानों के नीचे, उसकी बर्फ़ की परतों के नीचे जमा हुआ है, वो निकल कर बाहर आएगा और उससे कहीं न कहीं समस्याएँ तो उत्पन्न होंगी। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ से ये लेसन होता है कंप्लीट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। यहाँ तक वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स।